नमस्कार। आज पुनः हम लोग जो है युवाओं के भविष्य और उनके जीवन के नव सृजन के बारे में पुनः कुछ विचार लेके आए हैं। हर युवा को अपने जीवन में एक सपना देखना चाहिए। जिसने सपना नहीं देखा उसने कुछ भी नहीं किया। सपना क्या होता है? वो एक सपना होता है जो हम रात में सोते ही देखते हैं। आज हम जिस कंटेंट्स में, जिस रेफरेंस में आप लोगों के सामने हैं, उसमें सपना जो है वो सर्वश्रेष्ठ सपनों का जो है सृजन किया जाता है। वो है जागृत अवस्था का सपना। जागृत अवस्था का सपना आपको जीवन की ऊंचाइयों पर ले जाता है। हम उसको एक अन्य शब्दों में उसको कह सकते हैं विजन। आपने एक विजन आपके माइंड में आया, आपने एक सपना देखा। उस जागृत अवस्था के सपनों को पूरा करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहली चीज, आपको महत्वाकांक्षा ही होना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि उस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए आपको दो चीजें और आवश्यक है। दो में से किसी एक को आप एक सब्सटेंस को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। पहला है भक्ति, दूसरा है लव। भक्ति और लव में एक चीज को आपको जो है अडॉप्ट करना पड़ेगा, जो आपको आपके आपके जो एम्बिशन को जो है वो आगे तक ले जाता है। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस देता है, आपको डिवोशन देता है। जो भक्ति और लव जो है वो डिवोशन देता है, समर्पित हो जाते हैं आप उस काम के प्रति। अगर आपके अंदर इस कंटेंट्स का भाव है तो आप कभी अपने स्वप्न को पाने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा को जो पाले हैं उसके लिए कभी डिवोट नहीं हो सकते हैं। महत्वाकांक्षा एक एक केवल एम्बिशन एम्बिशन ही नहीं, डिसीजन फॉर एम्बिशन है। एक चंद्रगुप्त नाटक का एक उदाहरण आया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त नाटक में एक डायलॉग अपने दिया था। अपने निजी जीवन के बहुत से सुखों को त्याग कर जो है मगध साम्राज्य को खड़ा करते हुए उसने एक डायलॉग दिया था कि महत्वाकांक्षा की मोती निष्ठुरता की सीपी में पलती है। किसी चीज को पाने के लिए आपको बहुत निष्ठुर होना पड़ेगा, अपने सुखों को त्याग करना पड़ेगा। बहुत सी चीजें जो अच्छी लगती हैं उसको आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। एक साधना है पढ़ना, तपस्या है, संतों का जीवन जीना पड़ता है। कंसंट्रेशन बहुत आवश्यक है, उतने कंसंट्रेशन जितनी भक्ति में जरूरी है। भक्ति में ईश्वर के सिवाय कुछ दिखता नहीं है, डिवोशन ऑलमाइटी के प्रति होती है। इस सब संदर्भों से निकलते हुए मुख्य चीज यह है कि आपने सपना देखा आईएएस बनने का। किसी आईएएस को देखकर आप आईएएस का सपना नहीं देखना चाहिए। सपना आपके अंदर से निकलना चाहिए। सपना एक शेर है, आपको एक शेर अर्ज करता हूं। किसी की आंख से सपने चुराकर कुछ नहीं मिलता, मुंडेरों से चरागों को बुझाकर कुछ नहीं मिलता। आपको अपने अंदर चराग जलाना पड़ेगा, जो निरंतर जलना चाहिए। आपको रात को 2 बजे उठाकर कुर्सी पर बैठा दे तो पढ़ने के लिए, आप पढ़ाई के अलावा भी जो आप अपनी दिनचर्या में जी रहे हैं उसमें भी आप पढ़ाई में ही जीजिए। उसमें आप उसी में ही मनोरंजन करिए, उसी में ही रिलैक्स लीजिए, उसी मेहनत में ही आप काम करिए। आप अलग से अपने जो है अपने लाइफ के टेस्ट को आपको बरकरार रखना है। तो लाइफ का टेस्ट आपका बना रहेगा तो आप की जो है सपना जो देखे हैं, जो महत्वाकांक्षा पाले हैं, उसको आप पूरा कर सकते हो। सिविल सर्विस, यूपीएससी सब
आप तैयार होंगे, बहुत बात खड़ी, बहुत से मित्र होंगे, लाखों मित्र हो, स्टेज क्राफ्ट में उन मित्रता आपकी सीमित हो जाएगी। आपकी मित्रता उन्हीं से बनेगी जो लोग मेंस दे रहे हैं। आप सीधे सीधे अपग्रेड कर जाओगे, 40% अपग्रेड कर जाओगे लाइफ में। आपके मित्र एक अच्छे कैटेगरी के लोग आ जाएंगे जो मेंस में अपीयर हो रहे हैं। फिर आप जैसे ही फिर अपग्रेड किया, आप इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे तो आपको ऑल इंडिया स्तर के 100, 200, 400 लोग ऐसे आपके बीच आप बैठेंगे, इंटरेक्ट होंगे, जो आपको आपको एक वन स्टॉक में अपग्रेड कर देंगे। आप कहां से कहां तक पहुंच सकते हैं, आपकी कैटेगरी, आप आपकी सोसाइटी, प्रिंस क्या करेगा करने के लिए, वर्क का हो चाहे कला वर्क का हो चाहे अभियंत्रिकी वर्क का हो, आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी पर कमांड होना चाहिए। अगर आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ी तो मेरा दावा है प्रिंस कभी नहीं क्वालिफाई हो सकता, क्योंकि जीएस का एक बहुत बड़ा जो है मतलब परसेंटेज कवर करता है ज्योग्राफी और हिस्ट्री। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी बहुत ही सब्सटेंशियल होते हैं, बहुत ही गहराई में उतर कर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि मैं आप लोगों को एक एक विजन दूं कि आपको हिस्ट्री पढ़ना कैसे है, ज्योग्राफी पढ़ना कैसे है। आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पर इतनी कमांड होनी चाहिए कि ये आप मान के चलो कि मेरे एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होंगे। आपको किसी आंसर सीट की, आयोग के आंसर की का इंतजार आप मत करो। आपको आपको उस क्वेश्चन का थ्योरी पर पता होनी चाहिए। वहाँ आप बाहर निकलो एग्जामिनेशन हॉल के तो बता दो कि इसका फंक्शन क्या है। आप विकल्पों में आप आंसर नहीं देखेंगे कि क्या है से क्या थी। आप उसका पूरा आपका उसका पूरा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए जिस क्वेश्चन के बारे में उसने पूछा हुआ है। हिस्ट्री हिस्ट्री हम आपको सोचते हैं कि आपको पूरी इंडियन हिस्ट्री सिंध सिविलाइजेशन से 1947 तक की आपको बहुत संक्षिप्त में मैं हिस्ट्री बता दूंगा आपको, मतलब 2-3 वीडियो में मैं कवर करने का प्रयास करता हूँ। पहली, आज हिस्ट्री की शुरुआत एक 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 रेफरेंस के साथ शुरू करता हूँ। और हिस्ट्री आपको एंशियंट से न शुरू करके हम मॉडर्न से शुरू करते हैं, मिडल मॉडर्न से, और शाहजहां के पुत्रों के उत्तराधिकार के युद्ध से लेकर लॉर्ड क्लाइव के और मुगल बादशाह के इलाहाबाद संधि तक 1765 तक का हिस्ट्री आपको, इन 100 सालों का हिस्ट्री आपको वन स्टॉक में कवर कराते हैं। इस ये सारे हिस्ट्री के जो जो प्लेटफार्म है नॉर्थ इंडिया है। एक गंगा जमुना के मैदान में इस कालखंड में एक इतिहास का सृजन होता है। एक महत्वाकांक्षा के बारे में एक रेफरेंस आया था चंद्रगुप्त नाटक में। आपको मैं और एक बार बता दूं कि आपकी पढ़ाई और आपकी तैयारी देखकर आप नहीं जान पाओगे, आपका टीचर आपके साथ रहने वाला बता देगा कि आप इस बार सिलेक्शन ले रहे हो। आपके भविष्य के बारे में आपको नहीं पता होगा, दूसरे को जरूर पता लग जाएगा। इसलिए जो है क्वालिटी इटसेल्फ स्पीक्स, मेरिट इटसेल्फ स्पीक्स। चंद्रगुप्त नाटक का एक प्रसंग है 11वां दृश्य में, सुन नदी के तट पर महादंडायन दार्शनिक का एक आश्रम है। एक दृश्य आता है नाटक में जिसमें एक साथ एंसाक्रिटी, अलका, चंद्रगुप्त, यवन, चाणक्य और सिकंदर और सेल्यूकस एक साथ जो है आश्रम में प्रवेश करते हैं। महात्मा दंडायन अलेक्जेंडर को, उसको अलेक्जेंडर कहते थे। तो दंडायन
अलछेंद्र बोलता है, कहता है सुनो अलछेंद्र, ये जो बैठा हुआ है आदमी एक कल भारत का सम्राट है। चंद्रगुप्त की तरफ इशारा करके कहता है ये भारत का कल का सम्राट है। वहां खड़े लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसे कह रहे हैं। तो जिस प्रतिभा को आप नहीं समझते हैं उसको दूसरा देख रहा है। सत्ता आपको दूसरे की देखने में है, सत्ता आप नहीं जान सकते हैं कि क्या है। एक दार्शनिक हुआ करते थे वेस्टर्न फिलॉसफी के, वेस्टर्न वर्ल्ड के दार्शनिक थे बर्कले। बर्कले ने कहा कि सत्ता उसी की है जो सत्ता जो है दिखाई दे रही है। जो सत्ता को हम देखते हैं, जिस सत्ता को दूसरा देखता है, जिस सत्ता को कोई नहीं देखता है वो ऑलमाइटी देखता है। सत्ता उसके देखने से नहीं उसका अस्तित्व है। अस्तित्व दूसरे के परसेप्शन में है, उसके विजन में है कि वो दुनिया को किस नजरिए से देखता है, आपको किस नजरिए से दुनिया पढ़ रही है। आपको उस ग्रेड तक अपग्रेड होना है। शाहजहां के चारों पुत्रों में सबसे बड़ा दारा शिकोह था। दारा शिकोह की उम्र जिस समय 1657 में ये पता लगा कि शाहजहां जो है बीमार है, अफवाहें फैली कि शाहजहां अपने बड़े बेटे दारा को जो है राज सिंहासन देगा, उत्तराधिकारी बनाएगा। उस कार्यकाल में या मिडिल इंडिया में या आधुनिक मॉडर्न जो आपका फ्रेज है, कोई सक्सेशन का कोई जो है कोई बेसिक कोई रूल नहीं था कि कैसे जो है उत्तराधिकारी बनेंगे। कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं थी। तो एक कॉन्सेप्ट था कि बड़ा लड़का ही जो है उसी को बनाया जाता था, योग्यता का कोई पैमाना नहीं था। तो दारा शिकोह और बड़ा लड़का दारा शिकोह, दूसरा उनका पुत्र था शाह शुजा, तीसरा पुत्र था औरंगजेब और चौथा पुत्र था मुराद। इन चारों पुत्रों को शाहजहां ने पूरे भारत में 4 विभाजों में विभाजित करके चारों को सूबेदार बनाया था। उत्तरी भारत, पंजाब, सिंध, इलाहाबाद तक के सब्सिक्वेंट बिहार के मनसबदारी दी गई थी। सबसे बड़ी मनसबदारी थी 40,000 की मनसबदारी शाहजहां। दूसरे बड़ा लड़का शाह शुजा बंगाल उड़ीसा का सूबेदार था। तीसरे पर औरंगजेब दक्कन का, अहमदनगर शासन करता था। चौथे पर मुराद था जो गुजरात, पश्चिमी भारत, मालवा, गुजरात, इन सब क्षेत्रों पर उसको दिया गया था। इस तरह से पूरे अपने चारों पुत्रों को 4 राज्यों, 4 दिशाओं में पूरे हिंदुस्तान को विभाजित किया था। लोग कहते हैं कि ये चारों एक राजा की तरह अपने जो है अपने अपने राज्यों में शासन करते थे और इनके अंदर एक महत्वाकांक्षा उभर रही थी कि कल दिल्ली के या भारत के पूरे जो है शासक बनेंगे। जैसे ही अफवाह फैली कि शाहजहां बीमार है, कोई शाहजहां के मरने की सूचना, शाहजहां के बीमार होने की सूचना, शाहजहां से कोई दरबारी मिल नहीं पाता था, एक संदेह की स्थिति बनी हुई थी कि हो क्या रहा है। सारे फरमान शाहजहां के दारा के द्वारा जारी होते थे। यहां तक था कि पता लगा कि शाहजहां ने दारा को बिहार की भी मनसब दे दिया है और 40,000 से 60,000 की मनसबदारी कर दिया है। फिर जो है दारा ने अपने भाई मुराद को दंड देने के लिए जो है
शाहजहां से प्रस्तावित किया है। अफवाहें फैलती थीं कि बराड़ क्षेत्र औरंगजेब से छीन लिया गया है। यहां तक कि औरंगजेब को जो बीजापुर पर आक्रमण के लिए सैन्य सहायता दी गई थी, उसने उस सहायता का दुरुपयोग किया, इसलिए उन सैनिकों को बुला लिया जाए। अफवाहों का बाजार गर्म होता जा रहा था, यहां तक कि मीर जुमला उस समय जो दरबारी थे उनको जो है बुला लिया गया। इस तरह से अफवाहों में और षड्यंत्रों में जितने भी सरदार थे, घर के लोग थे, राजपूताना क्षेत्र थे, जितने भी लोग थे वो सब बढ़ चुके थे, षड्यंत्रों में सब शामिल थे। इस तरह से जो षड्यंत्र होते थे उससे हुआ कि गुजरात में मुराद ने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया और खुतबा पढ़ा अपने नाम का, और यह बात जो है औरंगजेब को पता लगी। औरंगजेब ने एक पत्र लिखा मुराद को कि मैं आ रहा हूं और मुझसे तुम मालवा में मिलो। कहा मालवा में मिलने के लिए जो है उसने एक प्रस्ताव किया और एक संधि पत्र भेजा। कहा कि हम लोग जब जीत लेंगे तो पूरे हिंदुस्तान को 2 भागों में बांट लेंगे, आपको सिंध, पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र आपको दे दिया जाएगा, बाकी क्षेत्र मैं शासन करूंगा, और युद्ध में जो हम उत्तराधिकार की युद्ध में सैन्य सामग्री और धन लूटेंगे उसका 1/3 आपको, 2/3 मैं लूंगा। इस तरह की संधि करके मुराद को अपने पक्ष में लेता है और आकर मालवा में औरंगजेब की मुलाकात होती है। ये बात शाहजहां को पता लगा। शाहजहां ने चूंकि दारा की जो सूबेदारी थी, लेकिन रहता वो आगरा में ही था, सेंट्रल से ही वो पूरे शासन प्रशासन को प्रभावित करता था। 1657 में उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हुई। इसमें औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना को दबाने के लिए शाही सेना भेजी गई, जो मीर कासिम के नेतृत्व में भेजी गई, और उधर जसवंत सिंह राठौर जसवंत सिंह को कहा गया कि आप जाकर दबाओ, वहां उनके विद्रोह को दबाओ, उनको वहीं रोको। सेनाएं लेकर धर्मत की लड़ाई में पहुंचते हैं। पहली लड़ाई होती है उत्तराधिकार की धर्मत की लड़ाई होती है, और उस धर्मत की लड़ाई में एक ऐतिहासिक लड़ाई धर्मत की होती है। 15 अप्रैल 1658 की धर्मत की लड़ाई में औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना, इधर शाही सेना और जसवंत सिंह की सेना एक साथ आमने सामने भिड़ते हैं। औरंगजेब कूटनीतिक, चालाक और मक्कार टाइप का आदमी था, हर स्तर पर उतरकर जो है युद्ध करता था। पूरे हिस्ट्री में आप देखोगे कभी भी जो है जो भी मुस्लिम आक्रांता थे कभी सीधे सीधे जो है युद्ध मैदान में नहीं फेस करते थे,
छल कपट से ही लड़ाई जीतने का प्रयास करते थे और सीधे सीधे लड़ने की भी हिम्मत नहीं होती थी। शाहजहां की शाही सेना के सेनापति मीर कासिम को औरंगजेब पत्र लिखता है। कहता है कि तुम कब से मुसलमान से हिंदू हो गए। उसको बड़ा ताजुब होता उसका पत्र पढ़कर। उसने पत्र का जवाब दिया, कहा कि मैं तो दारा के साथ हूं, मैं शाहजहां शाह की शाही सेना के साथ हूं। मुझे आप जो है कैसे आप कह सकते हो कि मैं जो है मैं इस हिंदुओं के साथ हूं। कहा कि औरंगजेब ने जवाब दिया, कहा कि इसके जो पहले बहादुरपुर का युद्ध, पहला उत्तराधिकारी युद्ध का जो बहादुरपुर का युद्ध था, जो 24 फरवरी 1658 को हुआ, शाह शुजा को दबाने के लिए जयसिंह को भेजा गया। जयसिंह और दारा के पुत्र। कहा कि जयसिंह राजपूत हिंदू है। कौन लड़ रहा है उत्तराधिकार के युद्ध में? जयसिंह। कौन लड़ रहा है? जसवंत सिंह। दारा क्या है? हिंदू है, वो काफिर हो चुका है, वो रामायण गीता पढ़ता है, हनुमान चालीसा पढ़ता है, ऋग्वेद का फारसी में अनुवाद कर रहा है, वो किस एंगल से इस्लाम मुसलमान नहीं। इस तरह से ब्रेन वॉश करता है कि मीर कासिम 30,000 सेना लेकर धर्मत की लड़ाई में सीधे सीधे जो है औरंगजेब से मिल जाता है। होता क्या है कि जब कोई सेना से बगावत करता है, कोई सेना से विद्रोह करता है, तो केवल सेना की ही कमी नहीं होती है, बहुत सी चीजें जो है गुप्त चीजें, गोपनीय चीजें जो है जाकर शत्रु सेना को बताते हैं कि इनकी क्षमता क्या है, इनकी स्ट्रेटजी क्या है। इस तरह से धर्मत की लड़ाई औरंगजेब जीत लेता है, शाही सेना पराजित हो जाती है। तीसरी लड़ाई के लिए दारा का पीछा करते हुए औरंगजेब सामूगढ़ के मैदान में जाता है। सामूगढ़ आगरा के पास है। दारा को पराजित करता है और दारा को पराजित करके सीधे वहीं से जो है जाकर दिल्ली में राज्याभिषेक करता है और खुतबा अपने नाम से पढ़ता है, आलमगीर की उपाधि धारण करता है। उसके बाद 2 युद्ध और उत्तराधिकार के होते हैं, खजवा का और देवराई का युद्ध। खजवा और देवराई का युद्ध जीतने के बाद खजवा का युद्ध जो है वो 31 जुलाई 1658 दिल्ली के पास खजवा की लड़ाई में वो अपने भाई शाह शुजा को पुनः पराजित करता है। और अंतिम लड़ाई देवराई की लड़ाई में जो है दारा को पराजित कर देता है। फाइनली सारे उत्तराधिकारी युद्ध में उत्तराधिकारी में सारे भाई पर विजय प्राप्त कर लेता है और पुनः जो है दूसरी बार राज्याभिषेक करता है और
पुनः उपाधि धारण करता है। और इस जो, जो उत्तरी भारत की पूरे अशांति और जो अव्यवस्था का माहौल चल रहा था, उसका राजनीतिक प्रभाव पड़ा। राजनीतिक प्रभाव पड़ा कि बीजापुर गोलकुंडा का लाइफ जो है एक्सटेंड कर गया, लंबा हो गया। बीजापुर और गोलकुंडा, शिवाजी शक्तिशाली हो गए। बुंदेलखंड के छत्रसाल गुरु गोविंद सिंह, इन सब शक्तियां उभर कर सामने आई। इन सब औरंगजेब जसवंत सिंह को अपने जो है अपने सेनापति शाइस्ता खां को शिवाजी के खिलाफ भेजता है। जाता है शाइस्ता खां, पूना के किले को जीत लेता है। पूना के किले को जीत लेता है। उसके बाद जसवंत सिंह को दक्कन की जिम्मेदारी दी जाती है। औरंगजेब की इस जिम्मेदारी को लेकर जसवंत सिंह दक्कन का चार्ज लेते हैं और डायरेक्ट सीधे शिवाजी से बात करते हैं कि आपको पूना छुड़वाना है कि नहीं, पुणे के किला आपको छुड़वाना है कि नहीं। कहीं न कहीं से जसवंत सिंह, शिवाजी, जय सिंह, ये सब बड़े वीर लोग थे, बड़े देशभक्त लोग थे और देश के लिए, राष्ट्र के लिए, हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए हमेशा सोचते थे। शिवाजी ने कहा, हाँ छुड़वाना चाहते हैं, कहा तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको 500 मुगल वर्दी देता हूं और पहनाकर किले में घुस जाओ। कहा क्या ऐसे संभव है? कहीं क्यों नहीं संभव है, हम यहाँ के जो है, हमको मुगल का चार्ज है और हम आपको 500 वर्दी देते हैं। शिवाजी 500 सैनिकों को मुगल का वर्दी पहनाकर पूना के किले में घुस जाते हैं और शाइस्ता खां को पकड़कर उसका अंगूठा काट लेते हैं। शाइस्ता खां घबराता हुआ आता है औरंगजेब के पास। औरंगजेब को गुस्सा लगी, उसको उसने भेज दिया जो है बंगाल का चार्ज दे दिया। और जसवंत सिंह को गुजरात की तरफ बुला लिया। परंतु जो मुगल प्रशासनिक सिस्टम था कि कभी भी कोई भी जो है जिम्मेदारी वहां नहीं दी जाती थी, जो उसकी रियासत के बगल का क्षेत्र होता था उससे दूर ही दी जाती थी। तो जसवंत सिंह को गुजरात मालवा न देकर जसवंत सिंह को अफगानिस्तान, सिंध और वहां का जो है दे दिया गया। कहा जाओ वहां देखो, वहां अफगानों से बहुत लड़ाई है, जाओ वहां अपना, वहीं सोचा वहीं निपट जाएगा ये भी। तो गया जसवंत सिंह जय और वहां जो है अफगानिस्तान का चार्ज लिया उन्होंने। जैसे ही अफगानिस्तान गए तैसे औरंगजेब ने तुरंत जो है एक कानून जारी कर दिया। कानून का मतलब मुगल काल में कानून जवाबी थी, कानून था, कोई वहां जो है अध्यादेश नहीं पास होता। जो कह दिया मुगल बादशाह ने वही कानून, लिखा पढ़ी का कानून हो जाता, जवाबी। कहा कि जसवंत सिंह के जो घरों का है सारे हिंदू मंदिरों को गिराया जाए, क्योंकि जसवंत सिंह से कहीं ना कहीं वो आया हुआ। औरंगजेब का फरमान, मंदिरों के टूटने का सिलसिला शुरू हो गया। यह बात
को बता, बड़ी की बात है। और दूर भी नहीं था। उसने कहा कि मुझे तो चार्ज है यहाँ पर, अफगानिस्तान अफगान का सिंध का चार्ज है, मैं बताता हूँ। उसने वहां फरमान जारी कर दिया कि जितने मस्जिद हैं सबको गिरवा दिया जाए। यहां तक कि नहीं, अफगान नहीं, ईरान तक के मस्जिदों को गिरा दिया जाए। औरंगजेब घबराया, कहा कि तो बहुत, कहा नहीं नहीं ऐसा ना करो तुम, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। औरंगजेब जानता था, अपने आप को जस्टिफाई करता था इस्लामिक व्यू में कि इस्लाम को, उसके कट्टरपन को इसलिए प्रोटेक्ट देता था कि जो है ऐसे इस्लामिक जो धर्मगुरुओं में जस्टिफाई रहेगा, उसकी कट्टरता रहेगा तो जस्टिफाई रहेगा, उसको समर्थन मिलता रहेगा। इस्लामिक जो जो रिलीजियस जो अथॉरिटीज हैं उनका जो है हमेशा जो है वो मिलता जाएगा। तो कुल मिलाकर इस सब मंदिरों का गिरना रुक गया। बताते हैं कि वहीं औरंगजेब, वहीं वहाँ जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है वहीं अफगानिस्तान में ही। और लंबा एक संघर्ष करना पड़ा जोधपुर की रियासत को पुनः पाने के लिए। उसको बाद की वीडियो में फिर डिस्कस किया जाएगा। ये उत्तराधिकार की लड़ाई जो है, शाहजहां जब खुर्रम था तब भी उत्तराधिकार की लड़ाई में अपने भाइयों से लड़कर विद्रोह करके जो है शासक बना था। तो कुल मिलाकर औरंगजेब हिंदुस्तान का शासक बन चुका था। आने वाले समय में बीजापुर, गोलकुंडा, मराठे शिवाजी से, सिख से और बुंदेला छत्रसालों से सीधे सीधे जो है निपटने की तैयारी में सामने आता है। और औरंगजेब 1680 तक आते आते जसवंत सिंह, शिवाजी जैसे लोग जो है दुनिया से चले गए रहते हैं। 1680 के बाद सीधे जो है उत्तर से दक्षिण भारत में कूच कर जाता है औरंगजेब कि अब ऐसा मौका है कि मराठों को दमन करने के लिए। इसका हिस्ट्री का डिटेल अब हम आगे बताएंगे, केवल उत्तराधिकार के युद्ध तक आप सीमित था और आगे के वीडियो में बहुत सिस्टमेटिक चर्चा करेंगे। अब आपको देखना है कि क्वेश्चन कैसे प्री के बनते हैं। आपको उत्तराधिकारी के युद्ध में आपको सारी युद्ध के डेट्स को मिलान कराने का प्रश्न आ सकता है। ऑर्डर में कब कौन युद्ध हुआ आ सकता है। किसकी कितनी उम्र थी, 43 साल दारा सिकोह की, 42 साल शाह शुजा की, 38 साल 39 साल औरंगजेब की, 32 साल मुराद की। इससे आपको सीक्वेंस मिल जाएगा कि इनकी जन्म कब हुए हैं, इसका सीक्वेंस हो सकता है। इनकी कितनी उम्र है, कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि इनका कोई वो नहीं, ऐसे प्रश्न पूछेंगे जिसको जिसको आप कभी कल्पना नहीं करते हैं। आपको बहादुरगढ़ से युद्ध से लेकर देवराई तक के युद्ध का आपको ऑर्डर में क्रम में पता होना चाहिए। कहाँ कहाँ किस किस जगह हुआ है, पार्टिकुलर वो स्थान किसी नदी के किनारे है, कि पार्टिकुलर डेट, जो जो भी फैक्ट है आपको एकदम दिमाग में रखना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कारण और कथन, स्टेटमेंट और रीजन के भी आएंगे। तो जो अब आप ढंग से पढ़े रहेंगे तो एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है इस दौरान के, शाहजहां से लेकर औरंगजेब की मृत्यु तक, शाहजहां के उत्तराधिकार के विद्रोह से लेकर और 1707 औरंगजेब की मृत्यु तक। उसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है। इस दौरान आपको दक्षिण भारत, गोलकुंडा तक, बीजापुर, अहमदनगर, मराठे मराठे
पेशवाओं का इतिहास आता है सामने, और भी पेशवाओं के साथ बहुत सी और हिस्ट्री भी सामने आएंगे, जिसमें सिंधिया, भोसले, होलकर, ये सब भी आएगा, इनका भी हिस्ट्री आएगी। तो इन सबको आपको बहुत गहनता से पढ़ना है। कौन कुछ चीजें आपको एकदम से दिमाग में बैठाए रखना है, और कारण कथन का क्वेश्चन पूछेगा, बहुत बहुत स्ट्रक्चरल क्वेश्चन होता है, बहुत आपको पूरी तरह से आप समझ लीजिए कि उस क्वेश्चन को आप वो आप बहुत गहराई से पढ़े रहेंगे, बहुत डीप रहेंगे, तभी पता लगेगा कि अगर एक गलत है, कारण गलत है या कथन सही है, कथन गलत, वो तो उतना आ जाएगा, लेकिन एक्सप्लेन करता है कि नहीं करता है, बहुत आपको माइंड अप्लाई करना चाहिए वहां पर। इस तरह से आज इस छोटे से इतिहास के शुभारंभ के साथ हम आपको इतिहास को टच करते हैं, और प्रयास करेंगे 4-5 वीडियो में आपको इतिहास के कंटेंट्स को, अप्रोच को बता दें कि आपको कैसे चलना है। हिस्ट्री पढ़े रहिए, हिस्ट्री, पूरे हिस्ट्री से एंशियंट टू मॉडर्न 15-20 क्वेश्चन आने हैं, लेकिन बहुत लग कर पढ़ना पड़ेगा, और 20 क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको पूरे पूरे इंडियन हिस्ट्री को अप टू डेट आपको बहुत ढंग से, बहुत गहराई से पढ़ना पड़ेगा। एक तरह से आप ऐसे पढ़ते रहिए जैसे आप हिस्ट्री खुद लिख रहे हैं, हिस्ट्री आपके जो है मन में बस जाए, आपको मैप दिखाई दे रहा हो कि शाहजहां का 1657 का हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है, दक्षिण में कहाँ तक शासन है, उत्तर में कहाँ तक शासन है, पश्चिम में कहाँ शासन है, कौन कहाँ है, बरार कहाँ है, गोलकुंडा कहाँ है, आपके चित्र में होना चाहिए। जसवंत सिंह का क्षेत्र कहाँ है, जयसिंह का क्षेत्र कहाँ है, शाह शुजा का क्षेत्र कहाँ है, कौन देवराई कहाँ पर स्थित है, सामूगढ़ कहाँ पर स्थित है, धर्मत कहाँ पर स्थित है। ये आपके दिमाग में ज्योग्राफी भी रहनी चाहिए हिस्ट्री के साथ में, और कहाँ पठारी क्षेत्र में है, कैसे जो है औरंगजेब अपनी तोपें धर्मत के युद्ध में मैदान में तोपें ऊपर लगाया हुआ था। हार के कारण स्ट्रेटजिकल के भी कारण होते हैं, कूटनीतिक भी कारण होते हैं, और एक तरह से शक्तियों को अपने पक्ष में रखना भी एक कूटनीति है, चाहे आप उसको छल कहिए, चाहे कूटनीति की सफलता कहिए, डिप्लोमेटिक चीज होती है। तो इस तरह से धर्मत की लड़ाई के जस्ट पहले जो है उसने फ्रांसीसी तोपची और जो है इन सबको अपने पक्ष में मिला लिया था। अच्छे तोपची थे उनके पास, औरंगजेब के पास उस समय, लेकिन राजपूतों की वीरता के सामने उनकी हिम्मत नहीं थी, को लड़ पाते। कासिम खां का जो है पक्षद्रोही बनना असफलता की सबसे बड़ी चीज थी, कि जिस शाही सेना के लिए लड़ा जा रहा है, जिस दारा सिकों के लिए लड़ा जा रहा है, उसकी सेना ही जो है पक्षद्रोही हो जाती है। युद्ध जीतना कितना कठिन काम है। इस इतिहास के छोटे कालखंड को लेकर आज हम अपना कार्यक्रम पूरा करते हैं। धन्यवाद।